हेलो एवरीवन। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी गेट में अपने इंपॉर्टेंस रखता है। 3 से 4 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा भी आपको कभी देखने के मिल सकते हैं। मतलब 2 एसक्यूएल से और 1 या 2 इससे नॉर्मली क्वेश्चन मिल जाते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली ये है। ईआर मॉडल है, उसमें रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल अलजेब्रा है, टपल कैलकुलस है, एसक्यूएल है। तो ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे हैं? एसक्यूएल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इन सबको एक साथ देखेंगे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं कुछ, और नॉर्मल फॉर्म्स की बात करेंगे। 1NF 2NF क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, हम इसके अंदर बात करेंगे। देन फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका तो था कि हमारे पास इंडेक्स था, इंडेक्सिंग कर सकते थे, इंडेक्सिंग भी हम इसमें देखेंगे। देन हम कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे, बी प्लस ट्री, जो हम एल्गोरिथम्स में पढ़ते हैं, बी प्लस ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कैसे हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं, ये देखेंगे। देन एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल का। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल में क्या है कि कभी कभार हम जब ट्रांजेक्शन्स की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एसिड प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं या नहीं। ऐसी चीज़ों के लिए हम ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा जो हमें कवर करना है। ठीक है, तो आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस की हम बात करें तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या सिर्फ ये कहना सही है? ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास डेटा है, हम एक यूनिवर्सिटी का बना रहे थे। यूनिवर्सिटी के डेटा में हमने टीचर्स का डेटा रख रखा है, स्टूडेंट का डेटा रख रखा है। ठीक है, अब स्टूडेंट के डेटा में हमने मान लो एम्प्लॉयमेंट नाम का एक स्टूडेंट के डेटा में एक एम्प्लॉयमेंट नाम का वो जोड़ दिया। तो और एम्प्लॉयमेंट, क्या किसी स्टूडेंट की कोई एम्प्लॉयमेंट होती है? नहीं होती। तो स्टूडेंट में कैसा डेटा आ सकता है? उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका ब्रांच क्या है, ये सब हो सकता है ना। अब अनरिलेवेंट डेटा अगर आ गया उसमें, तो क्या वो कलेक्शन ऑफ डेटा सिर्फ बोलना सही है? इररिलेवेंट डेटा अगर उसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके लिए? कुछ भी नहीं है, इररिलेवेंट है ना वो कॉलम। तो हमेशा क्या करेंगे हम? स्टूडेंट्स का रिलेटेड डेटा देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही डिफिनेशन है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर कह सकते हैं आप रिलेटेड डेटा। इररिलेवेंट डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इररिलेवेंट डेटा आपके काम का नहीं है तो आपके लिए वो डेटा कुछ फायदेमंद नहीं है। ठीक है, ये होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस सिस्टम जो होता है ना, वो 2 टाइप में बटा होता है। एक होता है डेटाबेस, एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस कैसा हो सकता है? तो हमारा डेटाबेस जो होता है वो 2 टाइप, बेसिकली तो 3 टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें वो स्ट्रक्चर्ड पढ़ना है। स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये 3 होते हैं बेसिकली। हमें किस पे हमें क्या पढ़ना है? हमारे सिलेबस में जो है ना वो ये है, सिर्फ रिलेशनल हमें पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। लेकिन हमें ये तीनों पता होना चाहिए, कभी कोई इंटरव्यू में पूछ लिया तो क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर में होता है कि हम पहले से ही अपने टेबल्स का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं कि हमें किस टाइप का डेटा हमारे पास आएगा और हमें कैसे सेव करना है। वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। कि मान लो हमने स्टूडेंट की टेबल बना ली, स्टूडेंट में क्या है? स्पेसिफिक चीज़ें, रोल नंबर होगा उसका, उसकी ब्रांच होगी, ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये टपल्स, ये कॉलम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अभी हम कॉलम और रो की बात करें, देन हम टपल्स क्या होते हैं इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रो कॉलम्स क्या होंगे? एक स्पेसिफिक कॉलम्स होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें यही डेटा चाहिए। वो कैसे कहलाते हैं? स्ट्रक्चर्ड कहलाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि मिक्सचर होगा, कि कुछ टेबल्स हो सकती हैं, हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसका स्कीमा डिफाइंड नहीं है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा? किसी भी चीज़ का स्कीमा डिफाइंड नहीं होगा। स्कीमा मतलब क्या होता है? स्कीमा एक लेआउट होता है। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड जैसे तुम्हारी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स पे जो हमें डेटा दिख रहा होता है वो कैसे होते हैं? वेबसाइट में जो हमें डेटा दिख रहा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और स्ट्रक्चर्ड डेटा जो टेबल्स के फॉर्म में दिखे आपको, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में। अब हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों पढ़ना है? ठीक है, हमें ये क्यों पढ़ना है? देखो, डेटाबेस तो ये था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, हमारे पास डेटा रखा हुआ है।
लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन को नहीं बताता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे डेटा को, कैसे इजीली रिट्रीव कर सकें, सर्च एंड स्टोर कर सके। तो हमें ये चीज़ें पढ़नी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि हम कैसे डेटा को अगर हमें चाहिए तो हम सर्च कर सकें, रिट्रीव कर सकें डेटा, और अगर हमें डेटा को पुट करना है टेबल्स में तो कैसे हम इजीली डेटा पुट कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये किसकी किसकी मदद से हो सकता है, तो कई कंपनीज़ों ने अपना अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। जैसे एक है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, MS SQL, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट में बनाया। ओरेकल का है, और MySQL है, ठीक है, DB2 है, ऐसे MongoDB है। तो ये सब क्या है, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। मतलब इनकी मदद से आप डेटा को डाल सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, कोई मर्ज की कोई बड़ी क्वेरी है आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ इनकी तरफ से कर सकते हो। आप डेटा तो स्टोर कर लोगे, लेकिन डेटा को मैनेज कैसे करना है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम सीखते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली कैसे हम मैनेज करें, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म आता है 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। वो क्या होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, तो इसको हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिर हम गेट स्पेसिफिक ही रहेंगे थोड़ा। ठीक है, लोग कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर। बेसिकली ये था क्या कि 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या था, सिर्फ क्लाइंट और डेटाबेस से कम्युनिकेशन होता था। जैसे पहले बैंक 2 टायर, टू टायर में क्या था कि स्पेसिफिक क्लाइंट्स होते थे, ठीक है। पहले हम बैंक में जब पैसा जमा करने जाते थे, क्या आपके पास ऑनलाइन सिस्टम होता था? नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि एक डेटाबेस होता था और कुछ स्पेसिफाइड यूजर ही उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। इसलिए इस डेटाबेस पे इतना ज़्यादा लोड नहीं होता था। तो ये क्वेरी को कैसे, क्वेरी को जब इसके पास क्वेरी आती थी तो क्वेरी को पहले सिंप्लीफाई करता था, देन इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट इनको शेयर करता था, देन दूसरी क्वेरी को रिजॉल्व करता था, ठीक है। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते थे। लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि अब मेरे पास क्लाइंट n नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए। तो अगर हम डायरेक्ट डेटाबेस को भेजेंगे तो डेटाबेस क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ क्वेरीज उसके पास एक टाइम पे आ गई तो वो क्या होगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो सारी क्वेरीज को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बीच में एक बिजनेस लेयर बोल लो या फिर एप्लीकेशन बिजनेस लेयर बोल लेते हैं, जोड़ी। और अब यहाँ पर जो क्वेरी रहती है, एक एक करके क्वेरी आएगी और यहाँ पर उसका मतलब वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आएगी, देन ये भेजेगी डेटाबेस के पास, और डेटाबेस इस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भेजेगा बिजनेस लेयर को, देन बिजनेस लेयर क्लाइंट लेयर को भेजेगी, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा थी, इसमें सिक्योरिटी कम थी। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस इसको एक्सेस कर लेता था तो वो डायरेक्टली डेटाबेस में घुस जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों बढ़ गई, बिजनेस लेयर की वजह से सिक्योरिटी बढ़ गई। अब अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस भी कर ले तो वो बिजनेस लेयर के पास ही जा पाएगा, डायरेक्टली उसको डेटाबेस की लोकेशन कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें डायरेक्टली डेटाबेस को हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो ये डिफरेंस था 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसको अब अलग अलग नाम भी देते हैं, लॉजिकल लेवल या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल, ऐसे इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2 टायर 3 टायर का एक जनरल आर्किटेक्चर था जो आपको याद होना चाहिए कि ये क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर था। ये 2 टायर को क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या हो जाता है, बस एक और न्यू लेयर इंट्रोड्यूस हो जाती है ताकि हम डेटाबेस को डायरेक्टली क्लाइंट एक्सेस ना कर सकें, ठीक है। तो ये था 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी डेटाबेस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। क्या हमारे पास फाइल सिस्टम नहीं था? था हमारे पास फाइल सिस्टम, पहले भी हम डेटा स्टोर करते थे, बड़ी बड़ी फाइल्स बनाते थे, ठीक है। तो क्या डिफरेंस था दोनों में, दिक्कतें कहाँ आई फाइल सिस्टम में कि हमें डेटाबेस में मूव होना पड़ा? तो एक होता है हमारा फाइल सिस्टम, और हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, डेटाबेस सिस्टम।
दोनों में डिफरेंस क्या था? पहला तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो था कि मान लो हमने कोई सर्च ऑपरेशन करना है, ठीक है। मान लेते हैं आपके कॉलेज का आंसर किया या फिर कॉलेज की लिस्ट है स्टूडेंट की, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो आपको क्या करना होता है? आप क्या डायरेक्टली आप जाके सर्च अपने नाम से मारते हो और आपको मिल जाता है? नहीं मिलता। आपको क्या करना पड़ता है? फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। आप फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अगर आपको लोकेशन पता है, आपको पूरी फाइल डाउनलोड करनी पड़ रही है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक था कि आपको 1 KB का डेटा चाहिए, आप 300 KB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था? आपको डेटा की लोकेशन भी पता है कि इस लोकेशन पे डेटा रखा हुआ है, वहां से तो आप डेटा को, लोगों को अगर लोकेशन दे दी गई तो वो डेटा को मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 2 इसके मेजर ड्रॉबैक रहे जिसको DBMS ने सॉल्व किया। क्या किया कि इसमें आप सर्च परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। आपको 1 KB का डेटा चाहिए तो आप 1 KB का ही लेकर आओगे, और ये कहाँ बना हुआ है इसकी लोकेशन हमें नहीं पता होता। अब आपको पता है कि आपके जीमेल का डेटा कहाँ रखा हुआ है, आपके फेसबुक का डेटा कहाँ रखा हुआ है? नहीं पता है, ठीक है। तो ये डेटा हाइड रहता था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या था? एक दिक्कत और थी कंकरेंसी की, ठीक है। कंकरेंसी क्या है? एक टाइम पर कितने लोग, अच्छा आपका सिस्टम है, ठीक है, आपका सिस्टम है, आपने एक फाइल सिस्टम बनाया कि डाउनलोड्स के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, तो एक टाइम पे कितने लोग उसको एक्सेस कर पा रहे थे? सिर्फ आप ही कर पा रहे थे ना, कोई दूसरा उस सिस्टम पे पासवर्ड डालेगा तो वो एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे कंकरेंसी की भी दिक्कत थी, ठीक है। यहाँ पर क्या था? मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर सकते थे डेटाबेस को, ठीक है, मल्टीपल एक्सेस था यहाँ पे, ठीक है। और क्या इसमें हो सकता है? और इसमें सिक्योरिटी भी लेस थी, डेटा रिडंडेंसी की भी प्रॉब्लम थी। डेटा रिडंडेंसी की भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसमें हाई सिक्योरिटी थी कि मतलब आपको पता ही नहीं है डेटाबेस कहाँ रखा है तो आप क्या ही उसको करोगे। लेकिन इसमें आपको अगर लोकेशन पता है तो आप सिक्योरिटी भी ब्रीच कर सकते हो, ठीक है। कैसे सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हो? आप किसी का डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी के अकाउंट की डिटेल कर सकते हो, किसी को करप्शन में फंसा सकते हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब डेटा रिडंडेंसी क्या है? डेटा रिडंडेंसी क्या है? एक बार आपने स्टोर कर लिया डेटा, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता था? इसमें जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम होती थी, इसमें सिर्फ आपको, अगर आप देखो आपने 2 फाइल क्रिएट की, ठीक है, यहाँ पर चेक किस पे लगता है? सिर्फ 2 फाइल के नेम में कंपैरिजन होगा, उसके अंदर डेटा क्या रखा है इस पे कभी कंपैरिजन नहीं होता। आप करके देखना, एक में कोई डेटा रखना, एक में एक इमेज रखना सेम नाम की, दूसरे में एक इमेज रखना उसी सेम नाम की, लेकिन फोल्डर का नाम चेंज कर देना, तो ये क्या होगा? डेटा रिडंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। आपने एक ही डेटा को 2 लोकेशन पे रख दिया है, तो इसने क्या डेटा को चेक किया? नहीं किया, फाइल के नाम को बस चेक करता था, लेकिन ये डेटा को भी चेक करेगा, ठीक है। आपने एक टेबल क्रिएट की, उस टेबल में आपने 2 रो को अगर सेम रख दिया तो ये एरर दे देगा, ठीक है। अब वो एरर किस बेसिस पे देगा? प्राइमरी की, ऐसी कीज के बारे में हम जब देखेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे जो फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो ये था, ठीक है। तो अब